एवरीवन। सो एसईओ का हमारा ऑन पेज का चल रहा है तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा कुछ कवर करेंगे, ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन। समझते हैं ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन क्या होता है। ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन इज a secondary navigation system that shows users their location on a website, typically as a trail of links from home page to the current page. So here आप जब यहाँ पर जाते हैं, मान लीजिए ब्लॉग पे चले गए, तो आप देखो यहाँ पर जब आपने ब्लॉग पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पता लग रहा है कि आप ब्लॉग पे हैं। जैसे ही आप डिटेल पेज पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर टाइटल भी आ गया, इंटीरियर डिज़ाइन मतलब कैटेगरी आ गई, और ये होम का आइकन हो गया। इसको बोलते हैं हम ब्रेड क्रम्ब। तो इसी के बारे में, तो इसका पर्पज़ क्या है? हेल्प यूज़र अंडरस्टैंड द हिरार्की एंड नेविगेट इजली। ये यूज़र को हेल्प करता है समझने में पूरी हिरार्की और नेविगेट इजली। नेविगेट इजली का मतलब, अब आप यहाँ से अगर इंटीरियर डिज़ाइनर पर क्लिक करेंगे तो इंटीरियर डिज़ाइनर के जितने ब्लॉग हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो सारे ब्लॉग आ जाएंगे, और अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे होम पेज पे चले जाएंगे। तो ये होता है क्या? हिरार्की। इसके बाद आता है यूज़र इम्प्रूव एक्सपीरियंस एंड रिड्यूसेस बाउंस रेट। इससे क्या होता है कि बाउंस रेट हटता है। तो नेक्स्ट है हमारा हिरार्की बेस्ड। ये शो पेजेस लोकेशन विद इन स्टूडेंट, होम, ब्लॉग, एसईओ टिप्स, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। एट्रीब्यूट्स कॉमन फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर है, अमेज़ोन की वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है। अमेज़ोन की वेबसाइट हमने खोला और यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पर आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर आपको पूरा टेल दिख रहा है। अश्वगंधा प्रोडक्ट है, फिर हर्बल सप्लीमेंट ये कैटेगरी है, फिर इसकी कैटेगरी ये है विटामिन की कैटेगरी में, और विटामिन जो है डाइट की कैटेगरी में, और ये होम। तो ये सारे क्या है? ब्रेड क्रम्ब। तो ये पूरी हिरार्की दिखाई देते हैं। तो ये एसईओ में भी आपको हेल्प करता है, यूजर फ्रेंडली भी होता है, और एट्रीब्यूट बेस्ड मतलब कॉमन फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स और वेबसाइट ब्लॉग में ज़्यादा यूज होता है। हिस्ट्री बेस्ड शोज यूजर पाथ, लेस कॉमन फॉर एसईओ मतलब जो है जो यूज़र है उसको पाथ बताता है कि आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आए हैं। उसके बाद क्या होता है? ये स्कीमा में, इसका यूज़ स्कीमा में भी होता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट होता है, उसमें होता है। तो कुल मिला के ये नेविगेशन का काम करता है, जो आपके एसईओ में हेल्प करता है। ब्रेड क्रम्ब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नेविगेशन यूआई के बेसिस पे भी, यूज़र एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है टेबल फॉर कंटेंट फॉर लॉन्ग टर्म। आप ब्लॉग में, ये एक्चुअली ब्लॉग में यूज होता है। टेबल ऑफ कंटेंट इज स्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ हेडिंग, सब हेडिंग एट द टॉप ऑफ लॉन्ग कंटेंट, हेल्प यूजर्स एंड सर्च इंजन नेविगेट थ्रू द आर्टिकल इजली। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप आर्टिकल खोलते हो तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल है, यहाँ पर हेडलाइन है आपका, यहाँ पर इमेज है, और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है। जितने हेडिंग्स होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं, लिंक होता है, फिर यहाँ पर आपके डिटेल पेज खुलते हैं। तो इससे क्या होता है, और एंकर लग जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्लिक किए डायरेक्ट वहाँ चला गया। इससे क्या होता है कि कस्टमर जो यूज़र होता है आपका, वहीं पर स्कैन कर लेता है कंटेंट को, और फिर उसके बाद जहाँ पे उसको जो गो थ्रू करना होता है वो गो थ्रू कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है, ज़्यादातर इसको ब्लॉग में यूज़ किया जाता है। एचटीएमएल बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन एसईओ में बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, वहाँ पर यूज हो जाता है। अगर आपका ब्लॉग 2000 पेज 5000 पेज का है तो उस केस में टेबल ऑफ कंटेंट काम आता है। अगर छोटा पेज है तो फिर आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ही ईजी आप वे डालेंगे अपने ब्लॉग पेज पे, जितना आसान करेंगे उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है एंकर टेक्स्ट। जैसे आपका कोई भी लिंक होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर मैं चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सर्च दिस पेज लिंक, ये क्या होता है? एंकर टेक्स्ट। इसको क्या बोलते हैं? जो इसके लिंक के ऊपर जो लिखा है, विजिट द कंप्लेंट स्टोर, डिलीवर टू ये, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्री डिलीवरी, टॉप ब्रांड, जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ खुलता है। तो इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, या लिंक टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। इसको कैसे करते हैं? एंकर टेक्स्ट इज द क्लिकेबल टेक्स्ट यूज्ड इन हाइपर लिंक।
जो आपका लिंक होता है उसमें जो टेक्स्ट आप यूज़ करते हो उसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके जो एंकर टेक्स्ट होते हैं ये थोड़े से एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए। आप एग्जैक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो, कीवर्ड मैचेस विद द टारगेट पेज। जो भी पेज आप लिंक करना चाहते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का पेज लिंक करना चाहते हो तो आप लिंक में लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। पार्शियल मैच कंटेंट वेरिएशन ऑफ कीवर्ड, मतलब एलएसआई कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, ब्रांडेड कीवर्ड यूज करते हो, अगर कोई ब्रांड नेम है तो उसको यूज कर सकते हो। जेनरिक फ्रेज लाइक क्लिक हियर और रीड मोर आप ये यूज करते हो। नेक्स्ट यूआरएल द रॉ लिंक इटसेल्फ, मतलब ये टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट होते हैं। रॉ लिंक इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने किसी पेज पर क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये यहीं पे दिखा, ये कहीं गया नहीं, तो ये क्या हो गया, रॉ लिंक हो गया एक तरह से, जो वहीं पर लिंक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, हमेशा जो लिंक का एंकर टेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव, नेचुरल एंड साउंडिंग टेक्स्ट होना चाहिए। ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, नहीं, जहाँ पर जिसका मतलब है वो यूज़ करना चाहिए। डाइवर्सिफाई एंकर टेक्स्ट टाइप अक्रॉस इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक में उसको डिवाइड करना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस बनाना चाहिए। रेलिवेंस बिटवीन एंकर एंड टारगेट पेज, जो आपका टारगेट पेज है उससे रेलिवेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप लिंक धमाके के तार खूब सारा बना देते हैं और उसको लिंक नहीं करते हैं, वो गलत प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना होता है। तो जब भी कोई ब्लॉग पेस्ट होता है, ब्लॉग पोस्ट होता है, उस पर आप एंकर टेक्स्ट लगा के इंटरनल लिंक लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ जैसे हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना, फॉर बिगनर्स, अब मैंने इसको किया तो कोई ना कोई ब्लॉग आ जाएगा। तो देखो जैसे मैं एक ब्लॉग खोलता हूँ, सपोज ये वाला ब्लॉग खोल लेता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर एक तो ये देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो मैंने अभी पीछे बताया था। इसके बाद देखो यहाँ पर ये लिंक है ना, ये हाइपर, ये है लिंक, ये है लिंक। इसी को बोलते हैं एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, इको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ इट वर्क्स। कीवर्ड तो आपका ये है जो डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन कंटेंट आपका है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ इट वर्क। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर भी एक तरह से बनाया, यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट टाइप में है कि क्या कवर है। आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आप सीधा सीधा चले जाते हो कि कहाँ पर आपको, इस तरह से ये होता है एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आ जाओ आप ऐसे ब्लॉग वगैरह पे आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है। फिर आता है सोशल शेयरिंग बटन एंड ओपन ग्राफ टैग। आपको अपनी वेबसाइट पर सोशल शेयरिंग करना है, टैग लगाना है, ताकि कोई भी बंदा उस पर क्लिक करके शेयर करे तो आपका जो है जो वेबसाइट है वो फेसबुक वगैरह पे ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसको बोलते हैं ओपन शेयरिंग बटन अलाउज यूजर टू शेयर कंटेंट इजीली ऑन सोशल मीडिया वाइल ओपन ग्राफ। ठीक है ना, कंट्रोल हाउ योर कंटेंट अपीयर्स। ओपन ग्राफ एक मैकेनिज्म होता है जो बताता है कि आपका कंटेंट कैसे शो होगा। सोशल मीडिया बटन जो होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो सोशल शेयरिंग बटन देते हैं आपको। अभी मैं आपको यहाँ देखता हूँ, यहीं पर होगा, ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, तो ये आपको में होगा पक्का सोशल शेयरिंग बटन। नहीं है तो हम क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं, पर भी नहीं है तो बैक करते हैं, कोई दूसरा वेबसाइट निकालते हैं जिससे ये वाला इसमें हो। देखो इसमें भी ब्रेड क्रम्ब है ये आपका। ठीक है, ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। ठीक, ये इमेज वगैरह देखो, बुलेट वगैरह सब यूज़ किया हुआ है प्रॉपर। और ज़्यादातर सोशल शेयरिंग नीचे होता है या सबसे ऊपर होता है, इसमें भी नहीं है। आ, मैं दूसरी वेबसाइट देखता हूँ एक बार, वैसे अगर दिखाता हूँ तो कोर्सेरा में दिखाता हूँ, कोर्सेरा में दिया होगा, वैसे हब स्पॉट में भी दिया होगा, बट फिर भी एक बार यहाँ क्या, पे भी नहीं दिया। एक और वेबसाइट है सर्च जर्नल करके एक वेबसाइट है, कराते हैं और एक कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं। और ये देखो यहाँ पर भी एक ये है मेन हेडलाइन, सब हेडलाइन, फिर हाइलाइट्स, हेडलाइन, इमेज। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में दिया हुआ है।
क्यों इन लोगों ने भी नहीं दिया, ये देखो ये यहाँ पर आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हो, ये सोशल शेयर बटन है, अगर मैं लिंक्डइन पे क्लिक करता हूँ जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब मैंने लिंक्डइन पे क्लिक किया, तो इसको कैसे हमें लिंक्डइन पे प्रेजेंट करना है, कैसे हमें फेसबुक पे प्रेजेंट करना है, कैसे हमें ट्विटर पे, एक्स पे करना है, कैसे मेल पे करना है, दिस इज़ कॉल्ड ओपन शेयरिंग। तो ये क्या होगा, मेरे प्रोफाइल पे जाके शेयर हो जाएगा, हम इसको परमिशन देंगे तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको कंटेंट शेयरिंग का लगाना ज़रूरी होता है। तो इसको समझते हैं, मेक इट ईजी फॉर यूज़र टू शेयर ब्लॉग पोस्ट या पेज। ये यूज़र को शेयर करने में हेल्प करता है। ज़्यादातर ये साइड में या अबव या बॉटम में लगाया जाता है। ओपन ग्राफ क्या करता है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कैसे प्रीव्यू दिखेगा फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर और अदर उस पे, ठीक है। प्रैक्टिकल टिप्स, इसको आपको आप बहुत सारे टूल्स हैं जैसे एसईओ रैंक मैथ, तो एसईओ योआस्ट हो गया, रैंक मैथ हो गया, ये सारे टूल्स हैं जो हम आगे ऑन पेज एसईओ जब प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है पेजिनेशन एंड इनफाइनाइट स्क्रॉल। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पेज आप बनाते हो, चाहे ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉग हो, सर्विस बेस्ड इंफॉर्मेटिव बेस्ड में तो इतना सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको इनफाइनाइट स्क्रॉल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इस वेबसाइट पर और मैं यहाँ पर मोबाइल ऑल एसईओ पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने ऑल एसईओ पे क्लिक किया तो ये कैटेगरी है, ऑल एसईओ क्या है, कैटेगरी है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये सारे देखो इधर आ रहा है, अब ये लोड होता जा रहा है, ठीक है। जब ये लोड होता जाएगा सो दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट स्क्रॉल, मतलब आता जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर पेजिनेशन भी होना चाहिए। देखो ये इसको क्या बोलते हैं, पेजिनेशन। तो आपको इतना हैवी पिक्चर नहीं बना देना, इतना हैवी नहीं बना देना है कि वो बस चलता ही रहे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट प्रीवियस का पेजिनेशन लगाना होता है। देखो नेक्स्ट और प्रीवियस टैग्स ये आपको वेब डिज़ाइनर को बोलना होता है। इसमें आपको लिंक में नेक्स्ट आरईएल और प्रीवियस में प्रीवियस टैग लगाना होता है। कैनोनिकल पेज को अवॉइड करना होता है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंश्योर पेज नंबर आर क्रॉलेबल, जितने पेज नंबर हैं वो सारे क्रॉल होने चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट स्क्रॉल में क्या होता है, इम्प्लीमेंट एसईओ फ्रेंडली लेजी लोडिंग करके एक टूल आता है, उसको यूज़ करना होता है ताकि आप कैनोनिकल पेज वगैरह के इश्यूज से बच सके, ठीक है। डायनामिकली लोडेड, प्रोवाइड पेजिनेटेड यूआरएल्स और लोड मोर लिंक्स। और आप अगर लेजी लोड यूज़ करते हो तो लोड मोर लिंक यूज़ करो, तो वो अपने आप लोड करता रहेगा, क्रॉल करता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जब आप यूज़ करते हो तो आपको क्या होता है कि पेज आप अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर पाते हो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्टीमेटली हमारा जो मेन गेम होता है केवल एसईओ के लिए काम करने के लिए नहीं होता है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने यूज़र्स को अच्छी से अच्छी चीज़ देना और जल्दी से जल्दी देना। नेक्स्ट है कंटेंट एक्सेसिबिलिटी, ऑल टेक्स्ट, अराया टेक्स्ट एंड रीडेबल फ़ॉन्ट्स। हमारा जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, अगर आप इमेज यूज़ करते हैं तो ऑल टैग यूज़ होना चाहिए, ठीक है। अगर इमेज यूज़ करते हैं तो ऑल टैग यूज़ होना चाहिए। डिस्क्राइब इमेजेस फॉर स्क्रीन रीडर एंड सर्च इंजन्स, जो सर्च इंजन्स होते हैं वो अच्छे से रीड कर पाते हैं कि आपकी इमेज किसके बारे में है। इसके बाद इसको बोलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन, भी एक तरह से इम्प्रूव इमेज एसईओ, इमेज एसईओ में हेल्प मिलती है। और इसका जो टैग होता है वो इमेज एसआरसी, ये जैसे फाइल का नाम ऑल्ट लगा के आप यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। देखो ये चीज़ है, तो आप कोई भी होगा, पहले भी मैंने दिखाया था, जब आप ऑल्ट लगाएंगे तो वहाँ पर इस तरह से कर पाएंगे। उसके बाद आता है आरिया, ARIA, एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन टैग, प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट, और भी ज़्यादा डेप्थ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका यूसेज बहुत कम होता है लेकिन आप इसको यूज ज़रूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रीडेबल, आपका जो फ़ॉन्ट है वो रीडेबल होना चाहिए, डिज़ाइन एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या जो है ऑल टैग ऑप्टिमाइजेशन। तो आपके इमेज में ऑल टैग ज़रूर लगा होना चाहिए। और फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो रीडेबल होने चाहिए, जब होवर पे भी आप कलर वगैरह करते हो तो वो सब भी रीडेबल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हीट मैप एंड इंट्रैक्शन एनालिसिस। हीट मैप का मतलब क्या होता है, जैसे एक आता है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी टूल आता है, गूगल एनालिटिक्स आता है, ये आपको बताता है कि आपका आपके पास जो यूज़र आया है। अभी मैं आपको हीट मैप का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। जैसे आप देखोगे हीट मैप इमेज देखोगे, जब आप ये देखो हीट मैप वेबसाइट,
आपको इमेज दिखाता हूँ तो समझ। देखो ये जो चीज़ें है ना, जैसे मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसकी इमेज आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक है, यहाँ क्लिक है, तो ये जो हाईलाइट्स है ना ये क्लिक्स हैं। अब एक ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में ज़्यादातर लोगों ने लोगो पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया। इसका मतलब है कि आप पता कर पा रहे हो कि कहाँ पर किसने क्या क्लिक किया है। सो दैट इज़ कॉल्ड हीट मैप। मतलब आपको पता लग रहा है कि किस चेक पे कहाँ पर कौन क्या क्लिक कर रहा है, कितना स्क्रॉल कर रहा है, कितना माउस पॉइंट लेके जा रहा है। तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी से रिपोर्ट मिलेगी, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा जब सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो क्लिक हीट मैप शो वेयर यूजर क्लिक मोस्ट ऑफन। स्क्रॉल हीट मैप इंडिकेट हाउ फार, कहाँ तक यूजर स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल हीट मैप बोलते हैं। माउस मूवमेंट हीट मैप का मतलब होता है ट्रैक यूजर कर्सर एक्टिविटी एज प्रॉक्सी फॉर अटेंशन। मतलब आपको वो बताता है कि आपका जो माउस का मूवमेंट है वो कहाँ तक है। ये क्यों ज़रूरी है? एक टर्म्स होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, CRO। तो जब आप लैंडिंग पेज बनाते हैं, ऐड चलाते हैं, या कोई बहुत अच्छा बजट आप SEO में करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि कस्टमर आ रहा है आपकी वेबसाइट पर, लेकिन कहाँ तक जा रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है, ये सारी रिपोर्ट अगर आपके पास नहीं होंगी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। इससे और क्या होता है, हाई एंड लो एंगेजमेंट एरिया आपको पता लगता है, CTA पता लगता है, क्लिक थ्रू रेट, जैसे जहाँ पर क्लिक हो रहा है, प्लेसमेंट आपको बटन कहाँ लगाना है, इंटरनल लिंक कहाँ करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पर्टिकुलर इस जगह पे लिंक क्लिक ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कस्टमर को आसानी है इस जगह पे क्लिक करना, तो आप यहाँ पर दूसरा बटन लगा के चेक कर सकते हैं कि देखिए क्या चीज़ है। जैसे आप शोरूम में जाते हैं, तो जब आदमी देखता है कि कस्टमर कहाँ पर जाके रुक रहा है, जब उसको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर रुक रहा है, तो उस जगह पर वो क्या करता है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट सामान रखता है ताकि कस्टमर की नज़र पड़े। इसके लिए टूल है जैसे हॉटजार, क्रेजी एग, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ पर स्टडी करते हैं, फिर आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि कैसे ये काम करता है। बाकी इसके टूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे डीप में जाके। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट पर्सनलाइजेशन, डायनामिक कंटेंट बेस्ड ऑन यूज़र बिहेवियर। यूज़र बिहेवियर के हिसाब से कैसे हम लोग कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटेंट पर्सनलाइजेशन। ये सब सारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है, जो आपका पेज है उसका। कंटेंट पर्सनलाइजेशन इज प्रैक्टिस ऑफ अडेप्टिंग वेबसाइट कंटेंट डायनामिकली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल यूजर बिहेवियर, प्रेफरेंस और लोकेशन, इंप्रूवमेंट इंगेजमेंट कन्वर्जन। मतलब ये होता है कस्टमर का जो बिहेवियर है, कस्टमर का जो लैंग्वेज है, कस्टमर का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, और कैसे वो उस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से कंटेंट को प्रेजेंट करने की जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ये सिस्टम, ठीक है। वाइट मीटर्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें जो ऑडियंस होता है उसका इंगेजमेंट और टाइम बढ़ाना होता है, कन्वर्जन रेट बढ़ाना होता है। तब जब आपके पेज पर लोग आते हैं और उसको उस पर काफ़ी देर रुकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। तब उस SEO के लिए भी कामगार होता है और फिर आपकी रैंकिंग अच्छी होती है। आपको टूल यूज़ करना होता है इन सब चीज़ों के लिए, जैसे HubSpot, ऑप्टिमाइजली, डायनामिक यील्ड फॉर, इस तरह से A/B टेस्टिंग करने के लिए यूज होता है। इसमें पूरा डैशबोर्ड आपको मिलता है। कहने का मतलब है कंटेंट पर्सनलाइजेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अडेप्टिंग वेबसाइट। मतलब कंटेंट पर्सनलाइजेशन क्या होता है, एक प्रैक्टिस होता है वो वेबसाइट को बनाने के लिए अडेप्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर के बेसिस पे, बिहेवियर, डेमोग्राफिक एंड कॉन्टेक्चुअल। मतलब जैसा आपका ऑडियंस बिहेव करता है, जब आप CRO देख लेते हैं, यहाँ पर हीट मैप देख लेते हैं, तब आपको पता लग जाता है उस चीज़ को, उसके हिसाब से कंटेंट को प्रेजेंट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंटेंट पर्सनलाइजेशन। फिर इसके बाद आ जाता है टेबल लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन। टेबल लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन फॉर रीडेबिलिटी एंड फीचर्ड स्निपेट। टेबल लिस्ट क्या होता है, आपको अपने वेबसाइट में सिर्फ पैराग्राफ नहीं लिखना होता है, आपको फीचर्ड स्निपेट पे, मतलब गूगल के टॉप पे दिखाने के लिए आपको टेबल वगैरह भी लिखना होता है, और उसको उसका भी स्कीमा बनाना होता है। जैसे ऑप्टिमाइजिंग टेबल लिस्ट मीन्स, मतलब जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो टेबल होते हैं, उनको स्ट्रक्चरिंग कंटेंट क्लियरली यूजिंग बुलेट पॉइंट्स। आप टेबल्स को या कंटेंट को बुलेट पॉइंट से प्रेजेंट करिए, नंबर लिस्ट बनाइए, टेबल बनाइए। इससे क्या होता है, वो फीचर्ड स्निपेट में शो करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
क्यों ज़रूरी होता है? अगर आप टेबल में प्रेजेंट करते हैं या लिस्ट में या बुलेट लिस्ट में प्रेजेंट करते हैं तो कंटेंट रीडेबिलिटी एंड स्कैमेबिलिटी ईजी हो जाती है, इम्प्रूव होती है। चांसेस टू अपेयरिंग ऑन गूगल सर्च फीचर्ड स्निपेट हेल्प यूजर कंपेयर इन्फॉर्मेशन क्विकली। यूजर्स को हेल्प करती है आप इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने में और एंगेजमेंट बूस्टिंग में। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर लिस्ट, जो लिस्ट होते हैं वो क्या होता है, शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स और नंबर होने चाहिए, लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, हिरार्की प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जैसे मेन कैटेगरी, कैटेगरी टू सब कैटेगरी, सब कैटेगरी टू सब कैटेगरी, इस तरह से कीवर्ड नेचुरली होने चाहिए, ठीक है ना। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर टेबल क्या होता है, इंक्लूड क्लियर हेडिंग्स, उसके अंदर हेडिंग्स होने चाहिए, कॉलम और रोज होने चाहिए, टेबल सिंपल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और मोबाइल डिवाइस पे भी अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए जो टिप्स होता है यूएल लेवल, हालांकि आपके लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें वेब डिज़ाइनर का काम है, आपको बोलोगे वो करेंगे, ठीक है ना। टेस्ट स्निपेट एलिजिबिलिटी, आप इसको गूगल सर्च कंसोल जो वेब मास्टर टूल है उसमें हम लोग अच्छे से सर्च चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा और इसका क्या रिजल्ट है। वो जब हम गूगल वेब मास्टर का टूल समझेंगे वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है वॉइस सर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन नेचुरल, मतलब आज के डेट में जैसे मोबाइल पर सब हो वैसे ही लोग बिना टाइप किए वॉइस से सर्च करते हैं। जैसे वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग कंटेंट सो इट कैन बी इजीली डिस्कवर्ड एंड आंसर्ड वाया वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइस लाइक एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट और स्मार्ट स्पीकर्स। मतलब वॉइस इस स्पीच ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपको कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट और स्मार्ट स्पीकर के जरिए वो कैच कर पाएँ वो लोग। तो वो उसके लिए करना क्या होता है, ग्रोइंग, इससे अगर क्यों इम्पोर्टेंट है, आज की जो डेट है, जो जनरेशन है वो ज़्यादातर वॉइस से ही सर्च कर लेते हैं क्योंकि हर फील्ड में आता है। अगर आप देखो अमेज़न पे भी जाओगे तो यहाँ पर भी वॉइस का आएगा, आप मोबाइल में अगर अमेज़न का खोलोगे वेबसाइट वहाँ पर भी वॉइस आएगा, वॉइस से आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। अगर आप गूगल पे जाते हो तो गूगल पे तो है ही, आप देखो यहाँ पर भी वॉइस का है, हर ऐप में आपको नज़र आएगा वॉइस सर्च का, ठीक है। आपको अपने कंटेंट को विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए पोजीशन 0 मेंटेन करना चाहिए, फीचर्ड स्निपेट से ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, नेचुरल होना चाहिए, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, हेडलाइन, हेडिंग्स एंड कंटेंट होने चाहिए कंटेंट में, फोकस ऑन क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड होने चाहिए, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। आप ज़्यादातर जो टॉपिक्स कवर करें क्वेश्चन बेस्ड, उससे क्या होता है कि कंटेंट आपका जल्दी फिल्टर होकर निकल के आता है। इंक्लूड कंसाइज आंसर, 40 से 50 वर्ड में आंसर होना चाहिए, ये नहीं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आप थीसिस पूरा उठा के डाल दो। फास्ट लोडिंग पेज, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है ना। एफएक्यूज वगैरह होना चाहिए, स्कीमा, क्यूएनए, एफएक्यूज, स्कीमा ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका वॉइस सर्च में इम्प्रूवमेंट मिलेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एआई कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपका जो कंटेंट है आज की डेट में आपको पता है चैट जीपीटी जैसे जो जिन एआई हो गए या एआईओ है, अगर आप देखो ऑल एआई, अगर आप गूगल पे भी आप सर्च करते हो एआई मोड आ गया है, तो अगर यहाँ पर आपको कंटेंट दिखाना या चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और भी जितने पॉपुलर हैं सर्च इंजन, अगर वहाँ पर दिखाना है तो आपको एआई से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने कंटेंट को। एआई कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग एंड रिफाइनिंग कंटेंट टू परफॉर्म वेल इन एआई ड्रिवन सर्च इंजन, मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो इस तरह से होना चाहिए कि सर्च इंजन के द्वारा पकड़ में आ जाए। एआई ऑप्टिमाइजेशन, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन लाइक गूगल एसजीई, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है, एआई एंड जनरेटिव इंजन प्रायोरिटी कंटेंट दैट क्लियरली आंसर यूजर इंटेंट, जो भी यूजर का इंफॉर्मेटिव इंटेंट होता है उसको तुरंत सेटिस्फाई करता है। ऑप्टिमाइज कंटेंट कैन अपीयर इन एआई सर्च बॉक्स, अगर आपका कंटेंट प्रॉपर ऑप्टिमाइज है, प्रॉपर आंसर दे रहा है तो चैट रिजल्ट में जनरेटिव एआई में अच्छे से आता है। हेल्प मेंटेन, और क्या हेल्प करता है, मेंटेन विजिबिलिटी इन इमर्जिंग एआई ड्रिवन सर्च प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उन पे कंटेंट उनको स्कैन करने में उनको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। आंसर यूजर क्वेश्चन डायरेक्टली एंड कंसाइजली, ये आपको जब भी कंटेंट लिखते हो क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए और आंसर छोटे उसमें 30-40 वर्ड में होना चाहिए और क्लियरली होना चाहिए। साथ साथ उसमें हेडिंग हो, बुलेट पॉइंट हो, टेबल हो, एफएक्यूज हो, इस तरह से करना है। एलएसआई कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है ना।
जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो एसईओ हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, तो ये सारे एलएसआई टर्म्स होने चाहिए। इंक्लूड रेफरेंस, कुछ रेफरेंस ऐड कर लो, कुछ स्टैटिक्स डाल दो, कुछ डेटा डाल दो, जैसे 2005 में इतने लोग यूजर थे, अब इतने यूजर हैं, कुछ कंपैरिजन डाल दो, कुछ अथॉरिटी सोर्स डाल दो। ईट करके, जैसे जो हमने ईट समझा था उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो अपना कहने का ईट बैकलिंक्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, कंटेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो आपका कंटेंट एआई ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा मल्टी लैंग्वेज एंड एचआरईएफ। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि आपका कंटेंट जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज के हिसाब से आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने पीछे की क्लास में बताया था, एचआरईएफ करके जो होता है, जो हमारा लैंग्वेज होता है, जैसे हम लोग यूएसईएन यूज़ करते हैं, तो आप उसी हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे ईएन यूएस, एफआर फ्रेंच में है तो फ्रांस में हो गया। एचआरईएफ लैंग टैग्स आर एचटीएमएल एट्रीब्यूटेड टेल सर्च इंजन विच लैंग्वेज एंड रीजन। मतलब एचआरईएफ टैग क्या करता है, गूगल को बताता है कि आपका कंटेंट किस लैंग्वेज में है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, डुप्लीकेट कंटेंट होने से बचते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपने वही कंटेंट इंग्लिश में लिखा, वही कंटेंट हिंदी में लिखा, अगर एचआरईएफ अलग अलग है तो अलग अलग पेज काउंट होगा, ठीक है। तो उसमें कैनोनिकल टैग भी लगाना होता है। यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सर्च इंजन में पेज अच्छे से रैंक करेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, करेक्ट आईएसओ लैंग्वेज कोड यूज़ करना है, सेल्फ रेफरल एचआरईएफ टैब लगाना है, लैंग्वेज और रीजन वेरिएशन में अलग अलग सेट होते हैं, कैनोनिकल टैग्स डोंट कन्फ्लिक्ट विद एचआरईएफ लैंग्वेज, कैनोनिकल टैग वगैरह लगाना है। एक्सएमएल साइट में भी यूज़ होगा ये। तो इस तरह से आप अपने पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ें जब आप ध्यान रखते हैं तो 100% आपको बेनिफिट मिलता है। साथ के साथ आपको क्या करना होता है, एएमपी ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, मतलब एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक एएमपी एक फ्रेमवर्क है दैट क्रिएट फास्ट लोडिंग। आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे, नहीं तो ये वेब डिजाइनर को आप बोलेंगे तो उसका काम होता है, वो अपने आप प्रैक्टिस करेगा। आपको बस नॉलेज होना चाहिए। एएमपी इज ए फ्रेमवर्क दैट क्रिएट फास्ट लोडिंग मोबाइल फ्रेंडली वेब पेज इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस। बेसिकली ये लोडिंग स्पीड को बढ़ाने में, कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन करने में, सीएसएस वगैरह को, कैशे वगैरह को ऑप्टिमाइज करने में काम आता है, ठीक है। पेज लोड स्पीड मोबाइल डिवाइस में बाउंस लोड कम करता है क्योंकि फास्ट लोड होता है। जितने भी कैरोसेल वगैरह होते हैं, जो मोबाइल सर्च होते हैं, उसमें हेल्प करता है। गूगल का भी एएमपी वैलिडेटर होता है, आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ वैलिडेट करिए कि आपकी वेबसाइट एएमपी वैलिडेटेड है या नहीं। जितनी इमेज है, जितनी वो सारी चीज़ें हैं, इसमें ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। तो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर तो आपकी जो वेबसाइट है वो एएमपी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, एएमपी वैलिडेटेड होना चाहिए, गूगल का खुद से टूल है। तो इस सेशन में कई पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम और पॉइंट्स क्लियर करेंगे, और फिर उसके बाद जैसे इंटरनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन, सीआरओ बात करेंगे, सीओ फ्रेंडली 404 क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और फिर हमारा ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली